हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में फिजिक्स से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में चर्चा किया था, अब की बार हम लोग बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पर चर्चा करते हैं जो एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा होता है। इससे रिलेटेड ये हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन आते ही रहता है। तो आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा कि मानव रोग यानी कि मनुष्य के अंदर क्या क्या रोग होती है, इसके बारे में कुछ हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो चलिए क्लास में बने रहिए, क्लास को अंत तक देखते रहिए। अगर आपको क्लास पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी छोटी छोटी वीडियो मैं इसी चैनल पे लाता रहूँगा। ठीक है, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक था हम लोग का मानव रोग। तो मानव शरीर में क्या क्या रोग होता है, इससे रिलेटेड कुछ हम आपको आज जानकारी देने की प्रयास करते हैं। सही है, जैसे कि मानव शरीर में क्या क्या रोग होता है। चलिए, सबसे पहला कि रोग किसे कहते हैं। सबसे पहले हमको यह जानना है कि रोग है क्या। तो रोग उसको बोलते हैं जो मानव शरीर के किसी भी अंग में होने वाला विकार या विकृति को रोग कहा जाता है। फिर से एक बार दोहराते हैं कि मानव शरीर के किसी अंग में होने वाला विकार या विकृति को ही रोग कहा जाता है। रोग कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जन्मजात रोग या आनुवंशिक रोग। सबसे पहला रोग है क्या, जन्मजात रोग या आनुवंशिक रोग। जन्मजात रोग किसे कहते हैं, वह रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी, कहने का सेंस ये है कि वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली जाती है, उसी को बोलते हैं कि जन्मजात रोग। जैसे हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसको शाही रोग भी कहा जाता है। इसी बीमारी के कारण जो ब्रिटेन की रानी थी विक्टोरिया, सबसे पहला जो हम लोग का देखा गया था वो ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया से ही देखा गया था कि यह हीमोफीलिया नामक बीमारी फैलती है। इससे क्या होता है, कहीं भी कटने से खून बहते रहता है, जिसमें फाइब्रिनोजन और हिपेरिन, फाइब्रिनोजन खास करके फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन बिल्कुल समाप्त हो जाती है। इसीलिए जब ब्लड डोनेट करते हैं तो वहाँ से जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन को निकाला जाता है उसको बहुत सुरक्षित रखा जाता है, ताकि उस ब्लड में फाइब्रिनोजन की कमी ना हो। अगर फाइब्रिनोजन की कमी हो गई तो वह आदमी हीमोफीलिया नामक बीमारी से ग्रसित हो जाएगा। और कलर ब्लाइंडनेस, चलिए कलर ब्लाइंडनेस के बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं। कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी बीमारी है, जिस आदमी को कलर ब्लाइंडनेस नामक बीमारी होती है उसको लाल और हरा रंग की पहचान नहीं होती है। समझ रहे हैं, लाल मतलब खतरा और हरा का मतलब होता है कि सूचना देना, यानी कि कहने का मतलब चलने के लिए सूचना दिया जाता है, उसी को बोलते हैं हरा रंग। समझ रहे हैं, जो रेडी के लिए देते हैं। हरा मतलब लाइन क्लियर है, समझ रहे हैं ना। और रेड बोले तो खतरा है, दिस इज डेंजर। समझ रहे हैं, तो वो दो कलर का पहचान नहीं कर पाता है, जिसको कलर ब्लाइंडनेस होती है। कलर ब्लाइंडनेस वाले बीमारी को कहीं ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, कहीं कि उन लोग को रेड और ग्रीन दिखता ही नहीं है, पता ही नहीं चलता ट्रैफिक रोका है कि छोड़ रहा है। इसीलिए ये दोनों जो बीमारी है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहती है। और एक चीज़ को ध्यान देना कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी तो चलती है, परंतु इसका वहन कौन करता है, माता करती है कि फादर की तरफ से होता है। तो यह माता की तरफ से आगे बढ़ता है, यानी कि औरत। समझ रहे हैं, यानी कि माता लोग इसको वहन करती है। यानी कि अगर किसी का माँ में ये पाया गया तो उसका पीढ़ी में फिर नेक्स्ट में उसका बच्चे में भी पाया जाएगा। समझ रहे हैं, चलिए आशा करता हूँ समझ गए होंगे। फिर आता है हम लोग का असंक्रामक रोग। ये तो आनुवंशिक रोग देख लिए एक तरह का। अब आता है असंक्रामक रोग, वैसा रोग जो एक दूसरे में नहीं फैलता है, छूने से भी नहीं फैलेगा, सामने रहने से भी नहीं फैलेगा, उसके साथ बातचीत करने से नहीं फैलेगा, उसके सामने उठन बैठन करने से नहीं फैलेगा। वैसा बीमारी को असंक्रामक कहते हैं। जो एक दूसरे के संपर्क में आने से भी एक दूसरे में ना फैले, उसको बोलते हैं असंक्रामक बीमारी। जैसे कि कैंसर का इलाज कोबाल्ट-60 से किया जाता है। इसमें गामा रेज से भी कैंसर की इलाज किया जाता है।
हृदय रोग, हार्ट का जो होता है ना, जो ब्लड पंपिंग नहीं करता है, वो वाला रोग। अगर किसी को हार्ट का बीमारी हुआ हो और उसके सामने कोई अगर स्वस्थ आदमी जाता हो तो उसको सामने जाने से भी वो बीमारी नहीं फैलता है, काहे कि ये एक असंक्रामक बीमारी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं संक्रामक बीमारी क्या है। असंक्रामक जो सामने के जाने से नहीं फैलता है, तो जाहिर सी बात है संक्रामक है तो वो एक दूसरे के सामने जाने से फैल जाएगा। वैसा रोग जो एक दूसरे में फैल जाती है उसे संक्रामक रोग कहते हैं, जैसे कि चेचक, टीबी। टीबी जिसका होता है ना बहुत ज़्यादा खांसता है, देखिएगा, ठीक है। यह संक्रामक रोग मुख्यतः प्रोटोजोआ, ये जो संक्रामक रोग है ये सब मुख्यतः प्रोटोजोआ, कवक, कृमि, जीवाणु और विषाणु के द्वारा फैलता है। तो हम लोग को अब तो समझ गए होंगे कि ये बीमारी का चैप्टर जा किधर रहा है। बीमारी का चैप्टर अभी तो संक्रामक बता दिए, अब संक्रामक से क्या क्या चीज़ से फैलता है। एक तो प्रोटोजोआ से फैलता है, कवक से फैलता है, कृमि से फैलता है, जीवाणु से फैलता है, विषाणु से फैलता है। अब हमको जानना पड़ेगा कि भाई प्रोटोजोआ से क्या क्या बीमारी होता है। प्रोटोजोआ से तो हमको पता है कि संक्रामक रोग फैलता है, प्रोटोजोआ से कौन सी ऐसी बीमारी है जो प्रोटोजोआ के दौरान फैलती है, चलिए उसके बारे में हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग का एक मैंने अपने से ट्रिक बनाया हूँ, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे ट्रिक है पे काम सो, ये दिमाग में रट जाइएगा कि पे काम सो। पे से क्या होता है, पे से होता है पेचिस, पेचिस मतलब समझते हैं 25, जो बार बार दस्त आना, पेट में सूजन होना, ये पेचिस का लक्षण। पे से पेचिस। का से होता है कालाजार, ये भी एक बीमारी है कालाजार। म से होता है मलेरिया, जो आजकल हर घर की यही कहानी है कि मलेरिया तो फैलता ही है, समझ रहे ना। फिर सो से होता है सोने की बीमारी, जो ज़्यादा सोता है उसको भी तो कुछ ना कुछ बीमारी हुआ होगा तभी ना आदमी ज़्यादा सो रहा है। वरना टाइमली देखिए, एक आदमी को न्यूट्रल बॉडी में सोने के लिए कम से कम 8 घंटे की नींद ज़्यादा जरूरी है। लेकिन कोई कोई आदमी 8 घंटा की जगह में 16 घंटा सोता है, तो भाई उसको तो सोने की बीमारी हो रहा होगा। फिर पौ से होता है पायरिया, पायरिया ये दांत की बीमारी है, जो मसूड़ों में सूजन वूजन होता है, बस ये दांत की बीमारी है। चलिए अब पे से था पेचिस, अब पेचिस के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। पेचिस है क्या, यह अंट अमीबा हिस्टोलिका नामक एक प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है, यह एक अंट अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ के दौरान फैलता है। इससे आंत प्रभावित होते हैं। आंत मतलब समझ रहे, देहाती भाषा में उसको क्या बोलते हैं, समझ रहे, इसको, इससे आंत प्रभावित होती है। इससे क्या होता है ना, यह दूषित जल तथा भोजन से होते हैं। अगर आदमी दूषित जल खा रहा है, दूषित जल पी रहा है, तो भोजन खा रहा है दूषित भोजन, तो हमको पेचिस होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे कि देखिए मैं यहाँ फिगर दे दिया हूँ एगो, ये लड़की पेचिस से पूरा तरह से परेशान है। देख रहे हैं मल में खून आना, ये पेचिस का संकेत है। देखिए इसके पेट में सूजन हो रही है, इसीलिए पेट में हाथ धर के बैठी है। क्या करेगी बेचारी, नहीं सह पा रही है। नेक्स्ट आते हैं कालाजार। पेचिस के बाद पे काम, तो का से का होगा कालाजार। कालाजार क्या है, यह बालू मक्खी, इसी को बोलते हैं अस्सी कट्टा, इसी को बोलते हैं सैंड फ्लाई। सैंड मतलब बालू होता है, बालू, फ्लाई मतलब तो जान रहे मक्खी, बालू मक्खी के द्वारा फैलता है। इसमें तिल्ली, तिल्ली समझ रहे हैं, स्प्लीन, जिसको आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है। तिल्ली को क्या बोला जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है, जिसमें आरबीसी जो मरा हुआ आरबीसी हो उसको स्टोर करके रखता है। कुछ हद तक ब्लड का भी निर्माण करता है स्प्लीन, ताकि शरीर में अगर ब्लड का मात्रा घट जाए तो उधर से वो ट्रांसफ़र करता है, फुचुर फुचुर देते रहता है, समझ रहे ना। यह लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। किससे फैलता है कालाजार, लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। कौन सी मक्खी काटने से फैलता है, सैंड फ्लाई। अब देखिए ये लड़की, ये जो बच्ची है इसको कालाजार नामक बीमारी हो चुकी है, जिसको सैंड फ्लाई काटा था, जिसके कारण से देख पा रहे होंगे फोटो से, ऐसा होता है कालाजार नामक बीमारी, बहुत खतरनाक होता है। इसीलिए मक्खी से थोड़ा बच के रहिएगा। यही है मक्खी, इसके काटने से ही कालाजार नामक बीमारी फैलती है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या हम लोग का, मलेरिया।
मलेरिया तो आजकल घर घर की कहानी है, सबके घर में हर 3 महीना 4 महीना में एक मरीज मिलबे करेगा मलेरिया का। यह बीमारी प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से फैलती है। यह बीमारी प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से फैलती है। यह एस्पेरोजाइट अवस्था में, एस्पेरोजाइट मतलब समझ रहे हैं, डिलीवरी प्रेग्नेंट, एस्पेरोजाइट अवस्था में होता है। एक प्रोटोजोआ को मादा एनेफिलीज नामक मच्छर अपने साथ ले जाती है। एक जो मादा, एक प्रोटोजोआ मतलब समझ रहे हैं, एक प्रोटोजोआ को मादा एनेफिलीज मच्छर अपने साथ ले जाती है। मलेरिया में स्प्लिन प्रभावित होती है। जो हम लोग का आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वह जगह इससे प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होता है? मलेरिया से। और जो मादा एनेफिलीज मच्छर है वह एक प्रोटोजोआ को ले जाती है और वहाँ जब आपका खून चूसती है उस टाइम छोड़ देती है। तो वह जो प्रोटोजोआ है अंदर में घूमते रहता है, सोचता है कि भाई बाहर में तो वातावरण भाई बहुत अच्छा है, अंदर का वातावरण यहाँ तो सब चहल पहल है साला, यहाँ से वहाँ जाने सक रहे हैं, आने सक रहे हैं। एक काम करते हैं, घर दूरा यहीं बना लेते हैं। फिर वो क्या करता है ना, धीरे 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 अपना जगह बनाना फिक्स कर लेता है। बाद में जो हम लोग का स्प्लीन है, कब्रिस्तान है, वहाँ जाके अपना जगह फिक्स कर लेता है। और वहाँ क्या करता है ना, ये करते रहता है, वहाँ प्रोटोजोआ जो है ना वायरस हो, वो वहाँ अपना स्थान सुरक्षित कर लेता है और स्प्लीन को पूरा प्रभावित कर देता है। अब यदि ब्लड मर गया, आरबीसी अगर डेथ कर गया, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, आरबीसी अगर डेथ कर गया तो वो तो भाई स्प्लीन में जाएगा। क्या कि आरबीसी के पास लाइसोसोम नहीं होता है। कोशिका का एक ऐसा अंग है लाइसोसोम, जिसके कारण से कोशिका कोई किसी का मर जाता है तो उस पर वह लाइसोसोम छिड़कता है, ऐसा छिड़क छिड़क के उसको क्या करता है, भक्षण करता है। अगर आरबीसी में तो लाइसोसोम होता ही नहीं है। अब जब आरबीसी मरेगा तो वो जाएगा स्प्लीन में। स्प्लीन में जब जाएगा तो स्प्लीन को तो पहले ही प्रोटोजोआ खा के खंडर बना चुका है। अब तो स्प्लीन तो आरबीसी को पचा नहीं पाएगा। जब आरबीसी को पचा नहीं पाएगा तो करेगा क्या? जब आरबीसी को वह पचा नहीं पाएगा तो करेगा क्या? तो स्प्लीन जब डैमेज हो जाएगा तो शरीर कमज़ोर होने लगेगा, ब्लड सूख जाएगा। और जब तक सड़ा हुआ ब्लड जब पाचन नहीं होता है तो नया ब्लड बनेगा कैसे? इसीलिए देखिएगा, जिसका मलेरिया का बीमारी होता है ना, उसका शरीर धीरे 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 सूखने लगता है, शरीर में ब्लड की मात्रा घट जाती है। उस आदमी को ज़्यादा पानी पीना चाहिए, जिससे शरीर में जो ब्लड में जो प्लाज्मा होता है प्लाज्मा बनी रहे। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नोट बोल रहे हैं, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। नर एनाफिलिस शरीफ होता है। जो लड़का होता है ना, ये एकदम खट्टी शरीफ होता है, ये खून नहीं चूसता। लड़का जो होता है ना वो खून नहीं चूसता है, बल्कि जो मादा होती है ना वो खून चूसती है। घर घर की कहानी है। जो शादीशुदा है देखिएगा, हर औरत अपना पति का खूने चूसते रहती है, समझ रहे ना। तो नर एनाफिलिस जो होता है ना वो शरीफ होता है, बंदा एकदम शरीफ है। तो जो लड़की होती है ना, औरत, वो खून चूसती है। वो भी अपना मर्जी से नहीं चूसती है, उसका भी कुछ कारण है। जब वो प्रेग्नेंट रहती है ना तो उसके अंदर में जो फीवा पल रहा होता है उसको उस टाइम खून की बहुत अत्यधिक ज़रूरत पड़ती है, जिस कारण से वह मादा आदमियों का खून चूसती है। और एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि मादा एनाफिलिस मच्छर खून चूसती है और अपना बच्चे के लिए खून चूसती है, ना कि अपना पेट भरने के लिए, समझ रहे हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए, ये लड़की बेचारी मलेरिया से प्रभावित है। सर दर्द, बदन दर्द, पेट दर्द, हाथ दर्द, पैर दर्द, सब दर्द दे रहा है इसका। मलेरिया से ऐसे ही होता है। खून का देखो, स्प्लीन में खून जो पाचन होता है वो खून पाचन होना बंद हो जाता है तो ब्लड का कमी आ जाता है। जब ब्लड शरीर में सही ढंग से सर्कुलेशन नहीं होगा तो सिर दर्द, पैर दर्द, हाथ दर्द देगा ही ना। अब मेरा सिर में चाहिए इतना ब्लड, उसके आधार पर उसके एवरेज में जब ब्लड पहुंचेगा नहीं तो दर्द तो करेगा ना। इसी कारण से सिर में दर्द होती है, समझ रहे हैं। ये ब्लड देखिए, खून चूसुआ मच्छर इसी के कारण फैलता है। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड बोलता है निद्राणु रोग। निद्राणु रोग है क्या? यह बीमारी ट्रिप्नोसिन नामक प्रोटोजोआ से फैलती है। किससे फैलती है? ट्रिप्नोसिन नामक प्रोटोजोआ से फैलती है। यह प्रोटोजोआ को सीसी मक्खी वहन करती है। सीसी नामक मक्खी जो है वह
निद्राणु रोग को जो फैलता है, जो ट्रिप्नोसिन नामक प्रोटोजोआ उसको वो वहन करती है, यानी कि पैर में पकड़ के ले जाती है। कहने का सेंस समझ रहे हैं ना। देखिए ये औरत को सुतल है, उठने का नाम नहीं ले रही है, इसको निद्राणु रोग से ये ग्रसित है। ये नॉर्मल जो ह्यूमन बॉडी में नींद होना चाहिए उससे ये ज़्यादा सोती है। क्यों? क्योंकि वही प्रोटोजोआ इसको ग्रसित कर दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या? पायरिया। पायरिया जो होता है वो दांत में सूजन होता है। यह अंट अमीबा जिंजेबेरी के द्वारा फैलता है। यह दूषित जल में पाया जाता है। इस बीमारी से मसूड़े प्रभावित होते हैं। मसूड़े में सूजन होना, मसूड़ों में खून आना, मसूड़ों का पीला होना, जैसे देख रहे हैं आदमी को मसूड़ा पीला हो गया है, ऐसा लग रहा है जैसे घाव हो गया जैसा, समझ रहे हैं ना। जैसे देखिए औरत को या आदमी को, देखिए यहाँ से खून आ रहा है, ब्लड आ रहा है, तो समझ जाइए मसूड़ों का सूजन हो रहा है, मसूड़ों का रेड हो रहा है, तो ये पायरिया बीमारी है। इसको विटामिन सी की बहुत अत्यधिक ज़रूरत है। अभी विटामिन सी खाएगा तो ये मसूड़ों का सूजन होना, ये सब थोड़ा ठीक हो सकता है। फिर आते हैं कवक से होने वाले रोग। प्रोटोजोआ से हम पढ़ा दिए, अब आते हैं कवक से होने वाले रोग। कवक से होने वाला रोग क्या क्या है? इसका ट्रिक है ए दाद खाज। ए दाद खाज, ट्रिक से ही पता चल रहा है कि खाज खुजली वाला बात चलेगा अभी, ठीक है। ए से क्या होता है? एविजम। ए से क्या होता है? एविजम। एविजम भी एक प्रकार की बीमारी है, जो खाज खजवट वाला बीमारी, जो दिनाई खजवट फोड़ा फुंसी होता है ना, वही है। फिर होता है, एक होता है एथलीट फुट। ये देख रहे हैं हाथी पाँव, ये एथलीट फुट, ये कवक से फैलता है। कवक शरीर का हर अंग में फैलता है। जहाँ खौरल खौरल दिखेगा जान जाइए वहाँ कवक चढ़ रहा है, समझ रहे हैं। जैसे किसी का बाल का झड़ना, ये सब भी कवक की पहचान है। वहाँ कवक चल चुका है, उस चीज़ में कभी हमेशा उस चीज़ में तेल 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 मतलब नमी की मात्रा रहनी चाहिए, तो कवक आगे वृद्धि नहीं कर। जहाँ सूखा कर दीजिएगा कवक पूरा चढ़ जाएगा। आजकल कॉमन हो गया है उम्र रहते बाल झड़ना, उम्र रहते बाल पकना, इस कवक के कारण होता है। दो से होता है दाद। दाद तो समझ गए होंगे, बहुत ज़्यादा खुजलाएगा, ज़्यादा खुजलेगा तो ब्लड आएगा। फिर आता है खाज। खाज, दाद खाज, खाज मतलब खुजली, समझ रहे हैं। इसी का बड़ा बाप ठो खुजली ठो, ये थोड़ा दाना दाना होता है, साइड साइड में उगता है। और दांत जो होता है ना, ऐसा गोला में, जैसे देखते हैं ना, क्या बताएं उसको, फूफुंद की तरह होता है, ऐसा गोल गोल। जो से होता है गंजापन, ये देखिए इसी के कारण गंजापन होता है आदमी। ये कवक, कवक जिसका सिर में चढ़ गया उसको गंजापन होना फिक्स है, समझ रहे होंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नोट बोल रहे हैं कवक से त्वचा में खुजली उत्पन्न होती है। अब तो आपको बता ही दिए शुरू में कि कवक जहाँ जहाँ चलेगा वहाँ शरीर में खुजली होना फिक्स है। फिर आते हैं हम लोग कृमि द्वारा होने वाले रोग। कृमि से क्या क्या रोग होता है? कृमि से भी बहुत सारा रोग होता है, आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। फाइलेरिया। फाइलेरिया को बोलते हैं हाथी पाँव। देख रहे हैं इस आदमी का एक पाँव हाथी जैसा मोटा गया है, समझ रहे हैं ना। इस रोग को हाथी पाँव ही बोलते हैं। इस रोग को क्या बोलते हैं? हाथी पाँव। यह बुचेरेरिया बैंक्राफ्टी नामक गोल कृमि से होता है। यह बुचेरेरिया नामक गोल कृमि के द्वारा फैलता है। इसमें लसिका तंत्र प्रभावित होती है। इसमें क्या होता है? लसिका नामक तंत्र जो होता है वो प्रभावित होती है। यह कृमि को मादा क्यूलेक्स मच्छर, आप शुरू से ध्यान दीजिएगा कि हर चीज़ का जो वहन करने वाली है वो मादा ही होती है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। क्या कि मादा लोग आखिरी, समझ रहे होंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अतिसार, डायरिया। डायरिया मतलब बार बार दस्त आना, पेट में सूजन होना, खून की उल्टी होना, यही सब होता है। यह बीमारी अस्केरिस नामक कृमि द्वारा फैलती है। इसमें आंत में घाव हो जाता है, समझ रहे हैं। बड़ी आंत, छोटी आंत, दो आंत होता है। हम पाचन तंत्र का भी वीडियो लेके आएंगे इसके बाद, निश्चिंत रहिए। हर टॉपिक का छोटा छोटा वीडियो आपको देखने मिल जाएगा जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुगल वंश का एक राजा था अकबर, बहुत बड़ा राजा था। अकबर का मृत्यु इसी बीमारी से हुई थी, डायरिया नामक बीमारी से। उसका भी आंत में घाव हो गया था।
पहले तो हॉस्पिटल उतना अच्छा होता नहीं था भाई, राजा प्रजा का बात है, ऐसे जड़ी बूटी से काम चलाता था। तो डायरिया नामक बीमारी ठीक नहीं हो पाया तो बेचारा अकबर इसी बीमारी के कारण मर गए थे। आते हैं, जैसे देखिए ये पेट में सूजन होता है, दस्त होता है, बार बार उल्टी होता है, ऐसा होता है इस बीमारी में। ये देखिए पेट में घाव हो गया है, इस तरह से घाव हो जाएगा पेट में, इस तरह से घाव दिखेगा। फिर आते हैं हम लोग, ये देखिए ये है अकबर, राजा अकबर, इसकी मृत्यु हुई थी डायरिया नामक बीमारी से। यही था अकबर, महान अकबर बोलते हैं इसको। नौनों को नौरत्न रखता था अपने दरबार में। विभिन्न प्रकार के मच्छर तथा मक्खी से होने वाला रोग, विभिन्न प्रकार का मच्छर और मक्खी से होने वाला रोग के बारे में कुछ हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं। चलिए, वेक्टर डिजीज ये सब। मादा एनाफिलीज मच्छर, ये मलेरिया से फैलता है। देखिए मादा जो एनाफिलीज मच्छर है ये किससे फैलता है? मलेरिया से फैलता है। मलेरिया हाँ, मलेरिया फैलाता है। मादा एनाफिलीज मच्छर जो होता है ये मलेरिया फैलाता है। फिर आता है मादा क्यूलेक्स मच्छर, यह फाइलेरिया इससे फैलता है। मादा एडिस मच्छर, इससे डेंगू फैलता है। घरेलू मक्खी, इससे हैजा या कोलरा नामक बीमारी होता है। सिकता मक्खी, बालू मक्खी बोलते हैं इसी को, इससे क्या होता है? कालाजार नामक बीमारी फैलती है। आशा करता हूँ आप लोगों को जो मैंने वीडियो बनाया वो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ। आशा करता हूँ कि फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में अच्छे से टॉपिक, जैसे कि ये वीडियो में भी अब मैंने 2 को बताया। एक क्या बताया? प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, एक बताया कवक से होने वाले रोग। फिर और 2 था ना, एक जीवाणु एक विषाणु, उससे भी जो रोग होता है उसके वीडियो में अगले वीडियो में लेकर आऊँगा, वो पार्ट 2 में आएगा। उसके बाद पाचन तंत्र का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करूँगा, कोशिका का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करूँगा। ऐसे करके बायोलॉजी का पार्ट बाय पार्ट आते रहेगा। और फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव मैं हर दिन रोज़ एक वीडियो डाला करूँगा, ठीक है। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा, और अगर कहीं गलत हो गया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए अगर आप और चैनल को थोड़ा शेयर कीजिए ताकि चैनल जल्दी ग्रो करे। मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो समझाने की कोशिश करूँगी, इसमें मैथ, रीजनिंग सब टॉपिक के बारे में चर्चा होगी, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों के लिए मेरा ये वीडियो हेल्पफुल साबित हुआ हो। तो आप लोग अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।